हमारे अंकगणित का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे विदाउट फार्मूला। और हमारी सारी क्लास लगभग ये फार्मूला क्लास होंगी। मैथमेटिक्स फार्मूला लेस क्लास ऑफ मैथ्स। कोशिश ये की जाएगी फार्मूला लेस क्लास ऑफ मैथ्स, ये हमारा स्लोगन रहेगा। प्रयास यही किया जाएगा, ये इतने फार्मूले में उलझा दिया जाता है स्टूडेंट्स को, तैयारी करने वालों को। ये फार्मूला वो फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं। हम देखते हैं तो जिस प्रकार से हमारी हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला होती है, उसमें वर्ड होते हैं, उसी प्रकार से संख्या पद्धति में भी अंकमाला होती है, जो उसमें अंक होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अंकों की। अंक डिजिट्स। तो डिजिट्स कौन होते हैं? डिजिट्स हैं आपके 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक हमारे डिजिट होते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो इनकी टोटल संख्या होती है 10। कितने डिजिट्स हैं? 10। अच्छा है, इनको भाषा के रूप में अगर कहना चाहें, अगर ये कहा जाए, इनको परिभाषित कीजिए कि किस तरह से भाषा के रूप में इनको हम कैसे बताएंगे, तो अंक क्या है? देखिए, अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी ऐसे भी 4 को लिखा जाता है। 4 कई लोग ऐसे भी लिखते हैं। हिंदी में आप 4 आपने देखा होगा, रोमन में 4 आपका ये बना हुआ है। और अगर उर्दू की बात करें तो 4 यूं बनता है। सबकी वैल्यू 4 ही है। सबकी वैल्यू क्या है? 4। पर ये सबकी वैल्यू 4 है, लेकिन ये जो आपके डिजिट हैं, सिंबल्स हैं, आपके जो संकेत हैं, वो हर नागरी में, आपकी जो भी लिपि दी गई है, जो भी आपकी भाषा दी गई है, सारी जगह पे जो भी पद्धतियां हैं, सब जगह इन संकेतों को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया गया। तो जब संकेतों को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया गया है, अगर मुझे इस 4 को और उल्टी सीधी तरह से पढ़ाया गया होता, मान लो इसको सिंबल को ऐसे ऐसे करके बनाया गया होता और थोड़ा बहुत अच्छा लगने के लिए ऐसे कर दिया गया होता, तो आज हम भी ऐसे ही 4 बना रहे होते। तो अब हमारा इससे हमारा डेफिनेशन क्या होगा? यहां से हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि ये वो अंक हैं, जो अंक हैं, ये वो सिंबल्स हैं जिन्हें वे संकेत, प्रतीक या चिन्ह, जिन्हें संख्याओं को लिखने में प्रयोग किया जाता है। संख्याओं को लिखने में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अंक क्या होते हैं? बोलिए जरा, क्या होते हैं? कि वे संकेत, प्रतीक या चिन्ह जिन्हें संख्याओं को लिखने में प्रयोग किया जाता है। संख्याओं को लिखने में जिन संकेत, प्रतीकों, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब आई संख्या की।
संख्या की बात, संख्याएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं? चलिए देखिए, संख्याएं, नंबर्स। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं हमारी सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन से प्रकार हैं वो दो? वास्तविक संख्याएं, वो दो कौन कौन से प्रकार हैं? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, और दूसरी हमारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। तो हम यहां पर काल्पनिक संख्याओं के बारे में पहले जानेंगे। इसके बाद काल्पनिक संख्याएं जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो काल्पनिक संख्याओं के बाद जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं वो सारी सारी किसमें आती हैं? वास्तविक में। चलिए देखिए, काल्पनिक संख्या क्या है? छोटी सी डेफिनेशन है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। बस इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन है। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। काल्पनिक संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। जैसे एग्जाम्पल में मान लो हमने लिया -25, तो -25 जो आएगा वो हमारा आएगा ±5i। क्या आएगा? ±5i। चलिए, ±5i। 25 को हम 25 इंटू -1 ये लिख सकते हैं। √-25 को हमने लिखा क्या? √25 - 1। 25 - 1 इसको अलग कर लिया कड़ी की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इसकी तो वैल्यू आ गई हमारी ±5, और ये हमारा क्या है? i। तो इसका मतलब क्या हुआ? i की वैल्यू क्या होती है? √-1। √-1 i की वैल्यू होती है, और i को बोला जाता है क्या? आयोटा। i को क्या बोलते हैं? आयोटा। यदि i की वैल्यू √-1 है तो i² की वैल्यू क्या होगी? हमने इधर i पे स्क्वायर लगा दिया, तो √-1 पर भी स्क्वायर लगा दें, दोनों पक्षों पर स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो i² = √-1 का स्क्वायर। i² की वैल्यू आ गई, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1। i² की वैल्यू आ गई -1। i³ की वैल्यू निकालनी है यदि i³, तो i³ को i³ को i² लिखेंगे और इंटू में i लिखेंगे। i³ को क्या लिखा? i² इंटू i। चलिए, i² की वैल्यू हम ऊपर से निकाल के आए थे। i² की वैल्यू कितनी है? -1 इंटू i। i और -1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो -i। तो i³ की वैल्यू कितनी? -i। इसके बाद i4 की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो i4 को हम क्या लिख सकते हैं? i4 को क्या लिख सकते हैं? i² इंटू i²। i² की वैल्यू -1 इंटू -1। -1 इंटू -1 कितना? +1। तो i की वैल्यू 4, i की पावर 4 की वैल्यू आपकी i1। अब i की पावर 4n
पावर हमारी यदि 4 की गुणज है, पावर यदि 4 की मल्टीपल है, तो हमारे i की पावर 4n की वैल्यू आएगी हमेशा कितनी? 1। n क्या होना चाहिए? n होना चाहिए नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। चलिए, n हमारा नेचुरल नंबर हो गया। तो ये हो गया। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमें क्या दे देगा? काल्पनिक संख्या। बस काल्पनिक संख्या के बारे में इतना। फिर से एक बार देख लीजिए। तो हमने यहाँ माइनस का 25 का वर्गमूल निकाला। तो माइनस के 25 को मैंने लिखा 25 इंटू -1, 25 का रूट इंटू -1 का रूट, अलग अलग लिख दिया। रूट 25 को +-5 और अंडर रूट -1 की जगह आ गया आपका i। क्यों आ गया? क्योंकि i की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 बराबर होता है i को बोलते हैं आयोटा। i क्या बोलते हैं? आयोटा। i स्क्वायर अगर निकालना है तो इसी पे मैंने दोनों पक्ष में वर्ग लगा दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो i स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर, i स्क्वायर इक्वल टू -1। i क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो i स्क्वायर इंटू i लिख लिया क्यूब को। i स्क्वायर की वैल्यू -1 निकाल चुके थे, -1 i स्क्वायर की जगह -1 रख दिया। जब -1 यहाँ रख दिया तो i इंटू -1 -i। i की पावर 4 की वैल्यू निकालनी थी मुझे। i की पावर 4 को हमने लिख दिया i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, -1 प्लस का 1, -1 क्या आ गया? प्लस का 1। चलिए, i की पावर 4 की वैल्यू नंबर हो। यदि कोई i की पावर 4 की गुणज है तो फिर वैल्यू क्या होगी? 1। चलिए अब देखते हैं। तो सभी को समझ में आया? अब हम जितनी भी संख्याएं पढ़ेंगे सारी सारी कौन सी पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स वास्तव में नंबर्स हैं जिन्हें काउंट करते हैं, किसी रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो भी हैं। तो इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया। इनके भी 2 हिस्से। ये संख्याएं रेशनल नंबर्स, दूसरी अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स। फिर से देखिए, अंक क्या थे? अंक हमारे थे 0 से लेकर 9 तक, जिनकी टोटल संख्या है 10। और अंकों को कहेंगे क्या? परिभाषित कैसे करेंगे? कि वे प्रतीक या चिन्ह जिन्हें संख्याओं को लिखने में प्रयोग करते हैं। क्या और सिंपल तरीके? संख्याओं को लिखने में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इसके बाद सारी संख्याएं आई। तो संख्याओं को हमने बताया कि संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। चलिए, इन दोनों में हम पहले पढ़ लेते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या पढ़ने के बाद हम जो भी संख्याएं होंगी वो सारे पार्ट्स होंगे हमारे वास्तविक के। काल्पनिक, यदि हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का, कोई ऋणात्मक संख्या का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें उससे क्या प्राप्त होती है? काल्पनिक संख्या है। छोटी सी डेफिनेशन है, ऋणात्मक संख्या क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या। मैंने एक एग्जांपल लिया, अंडर रूट -25, अंडर रूट -25 को 5 इंटू -1, 25 का रूट निकाल लिया, +-5, रूट -1 की वैल्यू i। अब i कहां से आ गया? i कहां से आई? देखो यहां से आई। i बराबर होता है अंडर रूट -1। i कहां से आई? अंडर रूट -1 को ही बोलते हैं i। i का नाम है आयोटा।
आई स्क्वायर अगर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसी पे दोनों पक्षों में हमने स्क्वायर लगा दिया। जब स्क्वायर लगा दिया तो आई स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। आई क्यूब की वैल्यू निकालनी है मान लो मुझे, तो आई क्यूब को हमने लिख दिया आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी। आई स्क्वायर की वैल्यू थी -1, अब -1 जब हम पुट किया तो आई इंटू -1 इक्वल टू -आई। आई की पावर 4, आई की पावर 4 निकाला तो 4 पावर को दो दो हिस्सों में बांट के कर दिया। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां रख दी। जब यहां रख दी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1, 4 की गुणज हो या 4 हो या 4 की गुणज हो तो वैल्यू क्या आएगी 1। यदि इसके अलावा कोई पावर लगी हुई है, मान लो इसके अलावा कोई पावर लगी हुई है, मान लिया पावर लगा दी 137, तो 4 तक की तो वैल्यू हो जाएगी, 4 या 4 की गुणज की वैल्यू हो जाएगी 1। 4 से हमने भाग दे दिया, 4 तिया 12 बचा 1, 4 चौको 16, शेष बचा 1। जो भी यहां शेष बचेगा उसी की वैल्यू लिख दो, तो आई वैल्यू आ गई। अब 4 से यदि आप भाग दे रहे हो तो अधिकतम शेष कितना बचेगा 3। या तो 0 शेष आएगा या 1 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा, जो भी आएगा। 1 आएगा तो 1 लिख देंगे, 2 आएगा तो 2 लिख देंगे, 3 आएगा तो 3 लिख देंगे। 0 शेष आएगा तो 0 शेष आएगा, इसका मतलब 4 से पूरा पूरा भाग चला गया, 4 की गुणज है तो वैल्यू आ जाएगी 1। चलिए ये आपकी काल्पनिक संख्या होगी। फिर हम यहां आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। चलिए परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं में हम किसे पहले पढ़ लेंगे? अपरमेय को। अपरमेय को पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे परमेय पे, क्योंकि परमेय के पार्ट्स कई हैं। हम अपरमेय को पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं अपरमेय में क्या दिया गया है। अपरमेय के 3 पार्ट, आप 3 छोटी छोटी कॉन्सेप्ट यदि आपने तैयार कर ली तो कितना भी बड़ा अपरमेय का क्वेश्चन बना रहे, कितना भी बड़ा आपका अपरमेय का क्वेश्चन बना रहे, तीन पॉइंट, कितना भी बड़ा आपका अपरमेय का क्वेश्चन बना रहा है, आपका कभी गलत नहीं होगा। नंबर 1, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल ना ज्ञात किया जा सके। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल ना ज्ञात किया जा सके। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल ना ज्ञात किया जा सके। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल ना ज्ञात किया जा सके। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? कौन सी संख्याएं? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कोई संख्या। चलिए देखिए, √2, √3, √5, √6, √7, √8। अब √4 को क्यों छोड़ दिया गया भाई? √4 को क्यों छोड़ दिया गया? √4 का वर्गमूल पूरा वर्गमूल निकाल सकते, कितना आ जाएगा 2। √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकते। अगर √2, √3, √5, √6, √7 इनके वर्गमूल अगर निकालने बैठे, पूरा जीवन लगा दें, पूरे जीवन तक वर्गमूल निकालते रहें, पूरे जीवन भर वर्गमूल निकालें, तब भी इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल के रुकेगा ही नहीं, आता ही जाएगा, निकलता ही रहेगा। तो ये वो संख्याएं हैं जिनका हम पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं और आगे अनंत तक चली जाएंगी। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी, उन्हीं का हम पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे। पहली पूर्ण वर्ग संख्या 1, आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा।
आप 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 4 का स्क्वायर किया 16 आया। तो ये हमारी जो संख्याएं हैं ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, इस तरह से जो संख्याएं हमारी वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनका हम वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा पूरा पूरा वर्गमूल निकल के आ जाएगा। इन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। तो ये हमारी संख्याएं कहलाएंगी कैसी? अपरिमेय संख्याएं। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, P अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, P अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। चलिए देखिए ऐसी कौन सी संख्या होती हैं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, देखते हैं। जैसे लिखते हैं 3.1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारी संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है। अच्छा, ये संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है तो इसमें मुझे ये नहीं मालूम कि किन अंकों का रिपीटेंस चल रहा है। और ये जो संख्या है वो हमारी क्या कहलाती है? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न भिन्न या संख्या। दशमलव संख्या, इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। दशमलव इसका शांत नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद पॉइंट आती जा रही है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है कितने अंकों पे दशमलव लगाया है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत। अनावर्ती का मतलब है यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति जो हो रही है उनका कोई अता पता नहीं किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर 1 0 था, यहाँ 1 2 00 हो गया, यहाँ 1 2 3 000 हो गया, तो इसलिए यहाँ अंकों का भी पता नहीं है कि किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। तो इस संख्या को हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि हमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं मालूम। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट हमारा है वे प्रतीक या संकेत, वे प्रतीक या संकेत जिनका मान निश्चित ना हो, वे प्रतीक या संकेत जिनका मान निश्चित ना हो। जैसे पाई, पाई की वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेटली होती है 22/7, ये इक्वल नहीं होती। ये पाई बराबर 22/7 लिखते चले आए आज तक, लेकिन ये होता क्या है, ये लगभग होती है, अप्रॉक्स लगभग वैल्यू होती है पाई की। एक आपका एक्सपोनेंशियल,
ये भी आपका अपरमेय है, इसकी भी वैल्यू होती है लगभग 2.718 अप्रॉक्स। तो पाई आपकी कैसी संख्या? अपरमेय। ई आपकी कैसी संख्या? अपरमेय। तो अपरमेय के तीन कौन कौन से पार्ट? पहला, वे संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल न ज्ञात किया जा सके, √2, √3, √5। इसके बाद वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। तो P/Q के रूप में किसे नहीं लिखा जा सकता? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न, जिनका दशमलव का पता नहीं कितने अंकों पे लगना है, जिनका अंकों का पता नहीं कौन कितने किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। ये हमेशा आपकी आएगी क्या? अपरमेय। इसको अपरमेय बोलते हैं, इरेशनल। इरेशनल नंबर। ओके, तो ये आपका क्लियर हुआ। संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। फिर काल्पनिक को हमने क्लियर किया। वास्तविक के दो पार्ट, परमेय और अपरमेय। अपरमेय को क्लियर कर लिया। अब आपका आता है परमेय। परमेय में देखिए, परमेय और इधर हम अपरमेय पढ़ चुके हैं। अपरमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ये पढ़ चुके हैं। इनके भी 3 पॉइंट थे। और यहां हम पढ़ेंगे, यहां देखेंगे कि परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में, किस रूप में? P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q का रूप हो और Q का मान 0 ना हो। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इसके बाद P and Q are integers। P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q का फॉर्म हो, Q का मान 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में हर में 0 अगर आ जाएगा तो 0 से किसी संख्या में जब हम भाग देंगे तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो P/Q के रूप में कौन कौन सी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, वो यहां से हम देखेंगे। चलिए देखिए, 3/5। यहां दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, P एंड Q दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? कैसी संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या। इसके बाद क्या सिर्फ 3 लिखा होता? क्या लिखा होता? सिर्फ और सिर्फ 3। तो क्या ये हमारी परमेय संख्या थी? तो जी हाँ, ये बिल्कुल ये हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि मैं हर में डिनोमिनेटर में 1 मान सकता हूं। मुझे रोका गया है कि Q का मान सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां Q का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये हमारी रेशनल नंबर ये भी हो गई। क्या 0 परमेय संख्या है? बताइए, क्या 0 परमेय संख्या है? तो कहेंगे बिल्कुल 0 परमेय संख्या है। क्यों?
क्योंकि मुझे रोका गया कि Q का मान 0 ना हो। मुझे क्या रोका गया? Q का मान 0 ना हो, P का मान 0 हो गया, हो जाने दो। तो ये भी हमारी क्या है? रेशनल नंबर है। अब पाई को हम पढ़ के आए रेशनल नंबर में, पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसमें बहुत कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो पाई का मान है तो ये भी इरेशनल, लेकिन नहीं, पाई सिंबल जो है वो इरेशनल है। 22/7 ये आपका संख्याएं लिखी हैं, ये आपका पूर्णांक है, ये आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, P/Q के रूप में लिखा है, Q का मान 0 भी नहीं है। तो ये सारी कंडीशन फॉलो कर तो रहा है। जब सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है तो 22/7 क्या हो गया? रेशनल नंबर। बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए √3/√5, क्या ये रेशनल है? क्या ये प्रमेय है? क्या मैं √3/√5 को रेशनल कह सकता हूं? तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो P/Q के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल सही है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन दूसरी कंडीशन दी गई कि Q का मान 0 ना हो, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाइज हो गई। पहली कंडीशन सेटिस्फाइज, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइज। तीसरी कंडीशन कह रहा है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या P और Q पूर्णांक हैं? पूर्णांक वो होते हैं जो पूर्ण अंक होते हैं, और पूर्ण अंक जो होते हैं वो हमेशा प्रमेय होते हैं। तो रूट में अगर संख्या लिखी है उसका वर्गमूल पूरा नहीं आ रहा तो वो कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो ये आपका इंटीजर है नहीं, ये आपका इंटीजर है नहीं। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये आपकी प्रमेय संख्या भी नहीं है। अंडर रूट, अब इन दोनों में से कोई भी एक पे अंडर रूट लगा होता तो भी प्रमेय नहीं होती। दोनों में से किसी में भी एक पे अंडर रूट लगा होता, मान लो √7/11, तो उसने कहा है P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P तथा Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। यहां Q तो पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये प्रमेय संख्या नहीं है। अगर प्रमेय नहीं है तो क्या है? तो ये बन जाएगी अपरिमेय। अब प्रमेय अपरिमेय की कंडीशंस देख लो। यदि प्रमेय संख्या के साथ अपरिमेय को जोड़ दिया जाए, यदि प्रमेय संख्या में से अपरिमेय को घटा दिया जाए, यदि प्रमेय संख्या के साथ अपरिमेय का गुणा कर दिया जाए और प्रमेय संख्या के साथ अपरिमेय से भाग दे दिया जाए, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल डिवाइड बाई इरेशनल। ये आपकी जो चार संक्रियाएं हैं इन्हीं को कहा जाता है गणित की क्या कहा जाता है? गणित की मूलभूत संक्रियाएं, गणित की मूलभूत संक्रियाएं।
फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथ्स या अरिथमेटिक, अंगगणित। अंगगणित की मूलभूत संक्रियाएं तो कितनी होती हैं? 4। अब वो कौन है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ये आपकी चारों गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं। इन चारों गणित की मूलभूत संक्रियाएं को यदि प्रमेय और प्रमेय के साथ यूज किया जाता है तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? अप्रमेय। हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? अप्रमेय। हमेशा हमेशा रिजल्ट क्या आ जाएगा? अप्रमेय। ये गणित की चारों मूल संक्रियाएं हैं, यदि आप यूज कर दोगे किसी प्रमेय और प्रमेय के साथ तो हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा इसका? अप्रमेय। किसी प्रमेय के साथ अप्रमेय को जोड़ दें, अप्रमेय। किसी प्रमेय में से अप्रमेय को घटा दें, अप्रमेय। किसी प्रमेय का अप्रमेय से मल्टीप्लाई कर दें, अप्रमेय। प्रमेय में अप्रमेय से भाग दे दें, अप्रमेय। या इसका उल्टा कर दें, अप्रमेय में प्रमेय जोड़ दें, अप्रमेय से प्रमेय घटा दें, अप्रमेय में प्रमेय का गुणा कर दें, अप्रमेय में प्रमेय से भाग दे दें। हमेशा और हमेशा क्या आएगा? अप्रमेय। चलिए देखिए, प्रमेय संख्या हो गई, अप्रमेय संख्या होगी। प्रमेय संख्याओं के पार्ट्स, प्रमेय संख्याओं में कौन कौन आते हैं? रेशनल में कौन कौन सी संख्याएं रेशनल में आती हैं? देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के पहले लेटर n से इन्हें डिनोट किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और अप टू इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्याएं n से डिनोट की जाती हैं और 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, अनंत तक। अब प्राकृतिक संख्याओं को भी दो भागों में, ये देखो प्राकृतिक संख्याओं में आपकी दो प्रकार की संख्याएं दिख रही हैं। कौन कौन सी संख्या दिख रही हैं आपकी? कौन कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं, ऑड 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 ऑड, अरे ऑड नंबर्स, और इसके बाद आपकी हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स जो हैं वो आपके 1 3 5 7 9 11 अप टू इनफाइनाइट। सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 8 10, कहाँ तक? ये भी इनफाइनाइट तक। ये भी आपकी इनफाइनाइट तक हो गई। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है? सम का और विषम का। सम संख्याएं 2 4 6 8। अच्छा, सम संख्याएं डिफाइन कैसे करेंगे सम संख्याओं को? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। जरूर शब्द लगाएंगे। वे 2 से पूर्णतः
विभाज्य हों सम संख्या कहलाती हैं। और जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। जो 2 से विभाज्य ना हो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब बाकी संख्याएं आती हैं। चलिए एक चीज और, लोगों को डाउट होता है कि जीरो प्राकृतिक क्यों नहीं है। कभी कभी बोल भी देते हैं जीरो से स्टार्ट करके जीरो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक शब्द जो है, प्राकृतिक शब्द जो है आपका प्रकृति से, प्राकृतिक में ही मूल शब्द है आपका प्रकृति, प्राकृत, नेचर। तो जीरो नेचर में है ही नहीं, जीरो नेचर में है। अभी जैसे मान लो आप घर से निकलो और घर से निकलो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक निकलो और आपको कोई मिल जाए, यार एक काम करो 500 रुपये दे दो, 500 रुपये पड़े हैं जेब में, और आप यूं ही निकल गए थे वगैरह एकदम पहन के सुबह सुबह, और उसने आपसे 500 रुपये मांग लिया, आपकी जेब में है नहीं, आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। ये तो कहोगे नहीं कि मेरी जेब में 0 रुपये पड़े हैं, क्या ये कहोगे? ये तो कहोगे नहीं कि मेरी जेब में 0 रुपये पड़े हैं। तो अभी भी तरतीब नहीं है। लेकिन एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 7 - 7 आ गया, कहीं कहीं कुछ घटाने को आ गया, कुछ बचा नहीं, वहां ये नहीं लिख के आओगे कि वहां लिख के चले आओगे पेपर में कि यहाँ कुछ नहीं, ऐसे आओगे, वहां 0 लिख के आओगे, क्योंकि इसको सिंबल बनाया गया। और देखो कितना प्यारा सिंबल बना। मतलब है आप जहां से शुरू हुए वहीं पे पहुंच गए, ना आपने कुछ पाया ना आपने कुछ खोया। फिजिक्स भी कहती है, फिजिक्स में भी यदि आप किसी वृत्ताकार मैदान में दिन भर में 1000 चक्कर लगा लें तो आपने कोई कार्य नहीं किया। जब तक आपने विस्थापन नहीं किया तब तक आपका वर्क होगा ही नहीं। आपका वर्क, आपका प्लेसमेंट है 0, तो आपका वर्क भी होगा 0। तो कितना प्यारा सिंबल बनाया गया। 0 क्या है कि जहां से शुरू वहीं पर खत्म, ना कुछ पाया ना कुछ खोया। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा ऐसे भी याद कर सकते हो, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं या प्राकृतिक चीजें वो होती हैं जो हमें प्रकृति से प्रदान मिलती हैं। कृत्रिम चीजें वो होती हैं जो मनुष्य बनाई है, ह्यूमन मेड। आपने ये भी सुना होगा 0 शून्य की खोज की गई, और ये भी मालूम है शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट एक व्यक्ति थे। ऐसे भी याद मात्र के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो कि 0 की खोज की गई और खोज व्यक्ति ने की है। अगर व्यक्ति ने खोज की है तो वो प्राकृतिक नहीं, ठीक है। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर प्राकृतिक नहीं है तो उसका भी काम पड़ता है नंबर सिस्टम में। अगर 0 प्राकृतिक नहीं है लेकिन नंबर सिस्टम में भी उसका काम है, अगर नंबर सिस्टम में उसका काम है, नंबर सिस्टम में अगर 0 को नहीं रखोगे तो नंबर सिस्टम अधूरा। चलिए तो उसको हम कैसे करेंगे? तो सभी ने मिलकर मीटिंग बिठाई कि 0 का क्या किया जाए। तो 0 को उन्होंने क्या किया, इसी में मिला दिया, प्राकृतिक में ही मिला दिया। उसका नाम, फिर वो कहे कि अब क्या हो गई ये संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्या हो गई? पूर्ण हो गई, अब कुछ बाकी नहीं बचा। और इनको बोल दिया होल नंबर्स। क्या बोल दिया? होल नंबर्स। चलिए होल नंबर्स बोल दिया, और होल नंबर का ही W पहला अक्षर उठाया, पहला अक्षर उठा के इन्हें डिनोट कर दिया और 0 से स्टार्ट कर दिया। और देखो चोरी कर ली प्राकृतिक संख्याओं से। चोरी क्या कर ली कि उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को उठा के रख दिया, 0 1 2 3 4, और ये भी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो क्या हम कह सकते हैं कि होल नंबर 0 और उसके बाद सारी संख्या कैसी हैं? प्राकृतिक।